तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें न्यूयॉर्क सिटी को दिखाया जाता है। रात के समय में एक बिल्डिंग के अंदर हमें एक चोर को दिखाया जाता है जो कुछ चुराने के लिए आया था। उसके पास जो भी इक्विपमेंट था उसे वो बिल्डिंग के टेरेस पर रखता है और फिर उसी इक्विपमेंट की मदद से वो बिल्डिंग के 20वें माले पर जाता है। टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ था जिसे तोड़ना तो मुश्किल ही था, लेकिन वो चालाक चोर इसे तोड़ने वाला नहीं था बल्कि टेम्पर्ड ग्लास को खोलने वाला था। उसके पास जो भी इक्विपमेंट था उसी की मदद से वो ग्लास को खोल देता है। अंदर जाने से पहले वो आसानी से कोड को क्रैक कर लेता है। इस बीच हम देखते हैं कि कोई दूसरी बिल्डिंग से दूरबीन की मदद से उस चोर को देख रहा था, लेकिन बेचारे चोर को इस बारे में खबर तक नहीं था। दरअसल ये चोर रिम्ब्रांड की पेंटिंग को चुराने के लिए यहाँ पर आया था। पेंटिंग को चुराने के बाद जिस बॉक्स में वो रखता है उस पर एड्रेस लिखा हुआ था और नाम भी लिखा हुआ था। इस जानकारी को वो इंसान आसानी से देख लेता है जो चोर के ऊपर नजर रख रहा था। अगर आप ध्यान से देखो तो कॉन्वेट ग्रीन करके एक इंसान का नाम लिखा हुआ था। अगले दिन सुबह में हमें कुआला लूमपुर करके एक जगह को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम कॉन्वेट ग्रीन को देखते हैं। दरअसल ये वही इंसान है जिसके पास चोर उस पेंटिंग को बेचने वाला था। सुबह में वो चोर कॉन्वेट ग्रीन के पास कॉल करके पेंटिंग के बारे में बता भी देता है और पेंटिंग को बेचने के लिए डील भी फिक्स कर लेता है। सीन कट होता है और हमें फिर से न्यूयॉर्क के अंदर एक इंश्योरेंस कंपनी को दिखाया जाता है। यहाँ वर्जीनिया नाम करके एक लड़की को देखते हैं जो कि हेक्टर के साथ में काम करती है। दरअसल हेक्टर एक FBI का एजेंट है और पेंटिंग चोरी होने के बाद वो इस केस के ऊपर जांच कर रहा था। यहाँ वर्जीनिया बताती है कि जब उस पेंटिंग की बोनी लग रही थी तब उस बीच मैक डोलन करके ये इंसान भी बैठा हुआ था। एक प्रकार से वर्जीनिया का ये कहना था कि इस पेंटिंग को मैक ने ही चुराया है। हालांकि ये दोनों जब थोड़ा रिसर्च करते हैं तब इन्हें मालूम चल जाता है कि मैक इस समय न्यूयॉर्क में ही आया है। वर्जीनिया कहती है कि अगर उसने पेंटिंग को चुराया है तो इस बार वो जरूर चाइना में रखे मास्क को चुराएगा। सीन कट होता है और हमें लंदन शहर को दिखाया जाता है। हेक्टर के कहने पर वर्जीनिया मैक के ऊपर नजर रख रही थी। यहाँ वर्जीनिया अपने कार में बैठ करके देखती है कि मैक एक बिल्डिंग के अंदर जा रहा था और कुछ समय के बाद जब मैक यहाँ से चला जाता है तब वर्जीनिया अपने कमरे पर आती है जहाँ उसे मालूम चलता है कि उसके सारे सामानों को किसी ने चुरा लिया है। रात में जब वर्जीनिया सो रही थी तब अचानक से उसकी आँख खुलती है। तभी वो देखती है कि अंधेरे में उसके सामने मैक बैठा हुआ था। मैक उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, जिस पर वर्जीनिया कहती है कि मैं तुम्हारे साथ मिल करके काम करना चाहती हूँ। तब मैक पूछता है कि क्या तुम इस मास्क को चुराना चाहती हो, जिसके बाद वर्जीनिया कहती है कि मुझे पता है कि तुम भी इसके पीछे पड़े हुए हो, तुम भी इसे चुराना चाहते हो, लेकिन तुम ये अकेले नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम साथ में काम करें। अब इसके बाद मैक उसके साथ काम करने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन अभी भी उसे वर्जीनिया के ऊपर भरोसा नहीं था। वो वर्जीनिया को एक इंसान के दुकान के अंदर जा करके सामान को चुराने के लिए भेजता है। हालांकि मैक ये भी बताता है कि वो सामान 2 लाख पाउंड का है, लेकिन तुम्हें उसे खरीदना नहीं है बल्कि चुराना है। सामान को लेने के बाद जैसे ही वर्जीनिया अपना क्रेडिट कार्ड देती है तभी वो आदमी कहता है कि यहाँ पर क्रेडिट कार्ड नहीं चलता है। दरअसल दुकानदार को मालूम चल गया था कि क्रेडिट कार्ड देने के बहाने से वो सामान को चुरा करके यहाँ से भागने वाली है, इसलिए दुकानदार वर्जीनिया के गले पर एक चाकू रख देता है। लेकिन तभी वर्जीनिया उस सामान से आदमी के ऊपर हमला कर देती है। उस सामान में कुछ तो था जिसे लेने के बाद वर्जीनिया दोबारा आकर के कार में बैठ जाती है। इसके बाद मैक कार लेकर के भागता है। बाद में वर्जीनिया बताती है कि मैं तुम्हारा सामान लेकर के आई हूँ, लेकिन अभी तक वर्जीनिया को नहीं पता था कि आखिर ये सामान है क्या। वो अपने साथ उसे लेकर के एक बिल्डिंग की टेरेस पर जाता है जहाँ एक हेलीकॉप्टर रखा हुआ था। यहाँ पर मैक वर्जीनिया को कुछ तस्वीरें दिखाते हुए बताता है उस कंपनी में कल चोरी हुई है और अगर ये तस्वीर तुम्हारी पुलिस वाले के पास चली गई तो उनका पूरा शक तुम्हारे ऊपर ही जाएगा। एक प्रकार से मैक उसे ब्लैकमेल कर रहा था ताकि वो इस मिशन पर मैक को धोखा ना दे। अब ये दोनों हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और इसके बाद मैक उसे लेकर के अपने एक खास आइलैंड पर जाता है। ये छोटा सा आइलैंड शहर से काफी दूर था और सुनसान इलाके में था। इसी आइलैंड पर मैक ने अपना घर भी बना करके रखा था। अपने घर के अंदर चुराए हुए सारे पेंटिंग को उसने
उसने दीवारों पर सजा करके रखा था। मैक बताता है कि उस मास्क को चुराने में हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लेजर, जिस पर वर्जीनिया करतब दिखाते हुए बताती है कि मैं उस लेजर को बड़े ही आराम से पार कर सकती हूँ, बस मुझे थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। उसी समय मैक वर्जीनिया को रिम्ब्रांड की चुराई हुई पेंटिंग दिखाता है और फिर वो वर्जीनिया से पूछता है कि आखिर तुमने इस पेंटिंग को क्यों चुराया। दरअसल इस पेंटिंग को वर्जीनिया ने ही चुराया था और अपने कमरे में रखा था। मैक बताता है कि जिस इक्विपमेंट को तुमने यूज किया था उसे बहुत कम ही लोग बना पाते हैं। तुम जिस इंसान को ये पेंटिंग बेचने वाली थी उसके जरिए मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। अब मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम न्यूयॉर्क से मलेशिया क्यों आई हो, तुम्हें क्या चोरी करना है। जिस पर वर्जीनिया बताती है कि मुझे तुम्हारे साथ मिल करके 100 करोड़ की चोरी करनी है। ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। कुछ समय के बाद हमें डक नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो मैक के लिए इक्विपमेंट लाने का काम करता है। इस बीच जो वर्जीनिया थी वो स्विमिंग करने के लिए गई थी। उसके आने से पहले डक सारे सामान को दे करके यहाँ से निकल जाता है। अब इसके बाद वर्जीनिया मैक के साथ मिल करके उस मास्क को चुराने की ट्रेनिंग करने लगती है। इस चोरी को करने में जो सबसे ज्यादा जरूरी था वो था लेजर। आर्ट गैलरी में लगे हुए लेजर को पार करना इतना आसान भी नहीं था, इसीलिए मैक उसे लेजर को पार करने की ट्रेनिंग बार बार देता था। वर्जीनिया आंखों पर पट्टी बांध करके इन लेजर्स को पार करने की कोशिश करती है, क्योंकि मैक उसे बता रहा था कि लेजर इस समय कहां कहां पर है। बिल्कुल इसी तरीके से ही आर्ट गैलरी में भी उसे लेजर को पार करना होगा। कई दिनों के ट्रेनिंग के बाद जब वो इसमें पास हो जाती है तब मैक एक दिन वर्जीनिया को ला करके गिफ्ट देता है, जिसमें एक कपड़ा था और इसी कपड़े को पहन करके ये लोग आर्ट गैलरी के अंदर जाने वाले थे, क्योंकि मास्क को चोरी करने से पहले उसे देखना भी तो जरूरी था। यहाँ वर्जीनिया उससे कहती है कि मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। यह कहने के बाद वो बाहर चली जाती है। दरअसल वर्जीनिया टेलीफोन के जरिए हेक्टर से बात करने के लिए गई थी, लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि मैक काफी चालाक इंसान है। इन दोनों के बीच जो बातें हो रही थी मैक उन सब को सुन रहा था, जिससे मैक को मालूम चल जाता है कि वर्जीनिया FBI वालों के साथ मिली हुई है। सब कुछ जानने के बाद भी मैक वर्जीनिया को कुछ नहीं बोलता है, बल्कि वो शांत था। रात में ये दोनों तैयार होते हैं और आर्ट गैलरी में जाते हैं उस मास्क को देखने के लिए। जिस जगह पर मास्क को रखा गया था ये दोनों ठीक उसी लोकेशन पर जाते हैं और यहाँ पर मैक उस मास्क के सामने वाले जगह पर एक ट्रैकर रख देता है। आर्ट गैलरी बंद हो जाने के बाद रात के समय में हम वर्जीनिया और मैक को देखते हैं। दरअसल ये दोनों पानी के जरिए आर्ट गैलरी के अंदर जाने वाले थे, क्योंकि इसके अलावा इनके पास और कोई अच्छा रास्ता नहीं था। लोहे को काटने के बाद ये लोग आराम से आर्ट गैलरी के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। ट्रैकर की मदद से इन लोगों को लोकेशन के बारे में मालूम चल जाता है, जहां पर ये लोग छोटे छोटे हथियार को रखते हैं और जैसे ही 12 बजता है तो उसे उड़ाना शुरू कर देते हैं। पुलिस वाला बाहर तो बैठा था लेकिन उसने म्यूजिक प्ले किया था, इसी वजह से उसे बिल्कुल भी सुनाई ही नहीं दे रहा था। अब ये लोग इक्विपमेंट की मदद से आराम से उस जगह को तोड़ देते हैं। इनके पास सिर्फ 3 मिनट का समय था, क्योंकि इन्हें पता था कि 3 मिनट के बाद पुलिस वाला अंदर एक बार जरूर आएगा। वर्जीनिया आराम से ऊपर जाती है और इधर जो मैक था वो लेजर को मॉनिटर में देख रहा था। लेजर को देख करके वो वर्जीनिया को सब कुछ बताता है, जिसके बाद वर्जीनिया आराम से उस लेजर को पार कर लेती है। वो मास्क के पास पहुंच तो गई थी लेकिन वो उसे डायरेक्ट उठा नहीं सकती थी, क्योंकि मास्क के नीचे भी एक बटन था। बटन को चाकू से दबाने के बाद मास्क को उठा करके वो अपने पास रख लेती है और फिर उस बटन पर एक च्युइंगम को चिपका देती है। अब कुछ समय के बाद पुलिस वाला आकर के पहुंच जाता है और जब उसे मालूम चलता है कि मास्क चोरी हो चुका है तब वो इमरजेंसी अलार्म को एक्टिवेट कर देता है। चोरी करने के बाद दोबारा ये लोग पानी के जरिए बोट में आकर के बैठ जाते हैं। मास्क को लेने के बाद मैक वर्जीनिया को पकड़ता है और उसे पानी में डुबाने लगता है। वो वर्जीनिया से कहता है कि मुझे पता है कि तुम हेक्टर के साथ मिली हुई हो और मुझे पकड़वाना चाहती हो, जिस पर वर्जीनिया कहती है कि मेरा विश्वास करो, मैं सच में तुम्हारे साथ मिल करके 100 करोड़ की चोरी करना चाहती हूँ। लेकिन अभी भी मैक को उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। वर्जीनिया कहती है कि हेक्टर ने मुझे भेजा है
ये बात सच है, अगर मैं उसे कोई जानकारी नहीं दूंगी तो वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएगा। यह सुन करके मैक उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है। अब अगले दिन सुबह में वर्जीनिया खुद मैक को लेकर के कुआला लुम्पुर जगह पर आती है। यहाँ वर्जीनिया ने उस कमरे को बुक करके रखा था जो ठीक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सामने था। यहाँ वर्जीनिया मैक को बताती है कि इसी बैंक के अंदर हमें चोरी करनी है। वो मैक को बताती है कि इस बैंक का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यहाँ का चेयरमैन कोंग के पास इस बैंक का पूरा एक्सेस है। मेरे आदमी उसके डुप्लीकेट एक्सेस को बना देंगे जिसकी मदद से हम बैंक के अंदर घुस सकते हैं। बैंक के अंदर जाने के बाद हमें 100 करोड़ की चोरी नहीं करनी है, बल्कि उनके सिस्टम में अपने पैच को लगाना है। अगर हमारा पैच लग गया तो इस डीवीडी की मदद से सारे बैंक का ट्रांजैक्शन हमारे बैंक में हो जाएगा। एक प्रकार से ये एक फ्रॉड होगा जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए मैं 5 सालों से तैयारी कर रही हूँ, इसलिए इसमें नाकामयाब होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैक उसकी बातों पर सहमत था और उसके साथ काम करने के लिए भी तैयार था। इसलिए मैक अगले ही दिन से बैंक की तस्वीर लेना शुरू कर देता है और वो दरअसल मुआयना ले रहा था कि आखिर कौन सी जगह पर ज्यादा सिक्योरिटी टाइट है। वो चेक कर रहा था कि आखिर किस रास्ते के जरिए बैंक के अंदर जाना आसान होगा। जब ये वाला काम खत्म हो जाता है तब एक दिन वर्जीनिया कॉनवेट ग्रीन से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि उसके आदमियों ने चेयरमैन के सारे डुप्लीकेट एक्सेस को बना लिया था। उसे लेने के बदले में वर्जीनिया कॉनवेट ग्रीन को लिम्ब्रैंड की चुराई हुई पेंटिंग और वो मास्क देती है। लेकिन यहाँ पर वर्जीनिया के साथ थोड़ा सा स्कैम हो जाता है, क्योंकि सूटकेस में मास्क की जगह एक पत्थर था, जिसको देखने के बाद ग्रीन बहुत गुस्सा हो जाता है और वर्जीनिया को यहाँ से जाने के लिए कहता है। इधर में दिखाया जाता है कि मैक उस मास्क को लेकर के अपने दोस्त डक के पास आया था। दरअसल डक से वो कहता है कि ये मास्क तुम रख लो, मुझे आगे काम नहीं करना है, मैं सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ। जिस पर डक कहता है कि तुम उस लड़की के साथ मिल करके 100 करोड़ की चोरी करने वाले थे, उस काम को तुम्हें पूरा करना ही होगा, इसके बाद ही तुम सब कुछ छोड़ सकते हो। मैक परेशान होते हुए मास्क को लेकर के वापस घर आ जाता है, जहाँ पीछे से वर्जीनिया उसके ऊपर हमला करके उसे मारने लगती है और वो उससे पूछने लगती है कि आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। इस दौरान मैक वर्जीनिया को नीचे गिरा करके उसके हाथों को पकड़ लेता है और उससे माफी मांगने लगता है। वो वर्जीनिया से कहता है कि मैं सब कुछ खत्म करना चाहता था, मुझे ये काम आगे नहीं करना था, मैं वापस लौट करके इसीलिए आया क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तभी वर्जीनिया कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ मिल करके काम करना है। इसके बाद जब वो मैक को किस करती है तब मैक उससे कहता है कि हम ये नहीं कर सकते हैं। यहाँ जो वर्जीनिया थी वो मैक के बगल में ही लेट जाती है। इस दौरान हम देखते हैं कि कोई है जो इन लोगों की फोटो क्लिक कर रहा था। अब मास्क को देने के बाद वर्जीनिया को चेयरमैन का एक्सेस मिल जाता है। जब वो उसे लेकर के घर की तरफ जा रही थी तभी रास्ते में कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और दरअसल ये लोग हेक्टर के लोग थे। वो वर्जीनिया से कहता है कि कई दिनों तक तुम मुझे कोई जानकारी क्यों नहीं दे रही हो, कहीं तुम उसके साथ मिल करके सच में तो चोरी नहीं करने वाली हो, क्योंकि मुझे खबर मिली है कि तुम मैक के बहुत करीब जा रही हो। जिस पर वर्जीनिया कहती है कि मुझे काम को पूरा करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है, अगर कोई जानकारी होगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। इतना कहने के बाद जब वो यहाँ से चली जाती है तब यहाँ पर डक आता है और इसके बाद हमें मालूम चलता है कि डक हेक्टर के साथ मिल गया है। अब इसके बाद हमें इंटरनेशनल सेंट्रल बैंक को उस दिन दिखाया जाता है जिस दिन ये दोनों उसके अंदर चोरी करने के लिए जाने वाले थे। यहाँ पर मैक गार्ड का कपड़ा पहन करके पीछे के रास्ते से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जाता है। डक की मदद से हेक्टर को मालूम चल गया था कि वे लोग इसी बैंक में चोरी करने वाले हैं, इसी वजह से हेक्टर पहले ही यहाँ आकर के पहुँच जाता है। दरअसल वो यहाँ पर कंप्यूटर के जरिए इन लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए आया था। इधर हम मैक को देखते हैं जो कि सिस्टम में जाने के बाद अपने पैच को लगा देता है। इसके बाद वो पीछे के रास्ते से कपड़े को चेंज करता है और वर्जीनिया के साथ चला जाता है। ये दोनों साथ में लिफ्ट के अंदर जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि हेक्टर कैमरे के जरिए इन लोगों पर नजर रख रहा था। थोड़ी देर बाद ये दोनों साथ में लिफ्ट में से बाहर निकलते हैं और उस समय कैमरे में कुछ तो होता है जिसकी वजह से लिफ्ट के अंदर जाने के बाद भी ये दोनों कैमरे में नहीं दिख रहे थे। ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि मैक ने कंप्यूटर सिस्टम में अपना पैच लगा दिया था। इसी वजह से 12 बजने के बाद कैमरे का फ्रेम फ्रीज हो गया था। काफी समय तक वो दोनों कैमरे में नहीं दिखाई देते हैं। हेक्टर जब कैमरे को ध्यान से देखता है तब उसे मालूम चल जाता है कि कैमरे को फ्रीज कर दिया गया है। वे लोग इन लोगों को पकड़ने के लिए अपने सारे गार्ड्स को भेजते हैं।
अब पुलिस वाले इन तक पहुंचते उससे पहले ही कोर्ट की मदद से ये लोग एक्सेस कर लेते हैं। अंदर जाने के बाद यहाँ पर एक भी पैसा इन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब वर्जीनिया चेयरमैन के आंखों को स्कैन करती है तब इन लोगों को एक्सेस मिल जाता है और इनके सामने 2 कंप्यूटर निकल करके बाहर आते हैं, जिसके साथ में ये लोग अपने लैपटॉप को जोड़ देते हैं। और जैसे ही थोड़ी देर के लिए बैंक शटडाउन होता है तब ये लोग कंप्यूटर सिस्टम में अपने पैच को डाल देते हैं। दरअसल इन बैंकों का एक समय जरूर होता था जब ये शटडाउन लेते थे और सिस्टम चालू हो जाने के बाद सारा ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट में होने लगता है। लगभग 80 करोड़ डॉलर इनके खाते में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक उसी समय अचानक से सिस्टम में कोई गड़बड़ी होती है और जिस फ्लोर पर ये लोग थे वहाँ का अलार्म ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। गेट बंद होता उससे पहले ही मैक डीवीडी को निकाल लेता है और ये दोनों साथ में बाहर चले जाते हैं। अब पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं उससे पहले ही ये दोनों भाग करके टॉप फ्लोर पर चले जाते हैं। हालांकि जो हेलीकॉप्टर से पुलिस वाले थे वो इन दोनों को देख लेते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग रुकते नहीं है बल्कि यहाँ से भागते हैं। यहाँ से भागने का सिर्फ इन लोगों के पास एक ही रास्ता था। मैक अपने पास से मिनी पैराशूट निकाल करके वर्जीनिया को देता है और उसे यहाँ से भागने के लिए कहता है। ये मिनी पैराशूट था, इस पर 2 लोग नहीं जा सकते थे, इसलिए मैक वर्जीनिया को यहाँ से जाने के लिए कहता है। उसने वर्जीनिया से ये भी कहा था कि वो स्टेशन के पास आकर के उससे मिलेगा। वर्जीनिया यहाँ से निकल जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो उसी स्टेशन पर बैठ करके मैक का इंतजार कर रही थी। वैसे तो उसे लग रहा था कि मैक नहीं आएगा क्योंकि वो पकड़ा गया होगा, लेकिन कुछ समय के बाद मैक अचानक से उसके सामने आ जाता है, जिसको देख करके वर्जीनिया बहुत खुश हो जाती है। उसी समय वर्जीनिया के पीछे डक आ जाता है जो उसे बताता है कि मैं एक FBI का एजेंट हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। अब यहाँ पर वर्जीनिया के सामने एक बहुत बड़ा खुलासा होता है कि जो मैक है वो FBI वालों के साथ मिला हुआ था। दरअसल कई दिनों से FBI वाले वर्जीनिया को पकड़ना चाहते थे क्योंकि वही थी जो चोरी कर रही थी। मैक डक के साथ काम करता है, इसीलिए डक ने मैक को वर्जीनिया के साथ में रह करके काम करने के लिए कहा था, लेकिन काम करने के साथ साथ इन दोनों को एक दूसरे से बहुत लगाव हो गया था। यहाँ मैक वर्जीनिया के जेब में पासपोर्ट और टिकट डालता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। इतना कहने के बाद वो एक गन निकाल करके वर्जीनिया को देता भी है, जिसकी मदद से वर्जीनिया उस गन को मैक के ऊपर तान देती है और इसके बाद वो ट्रेन में जाकर के बैठ जाती है, जिसकी मदद से ये लोग वर्जीनिया को पकड़ तो नहीं पाते हैं, लेकिन डक कहता है कि कोई बात नहीं, अगले स्टेशन पे मैं उसे पकड़ लूंगा। इसके बाद दोस्तों आखिरी में जो मैक था वो भी डक के साथ में काम करने से इनकार कर देता है और अब वो काफी अकेला हो चुका था और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।